हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रथम वर्ग 2022 इतिहास प्रश्न पत्र पहला, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 अधोलिखित पर निबंध लिखिए, जिसमें नलवंश और छिंदक नागवंश दोनों के बारे में निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अब यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आपको इन वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। नलवंश और यहाँ पे छिंदक नागवंश, यह 15 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, 15 नंबर यदि आप पाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर को वीडियो बिना स्किप कर लिखेंगे। तो लिखना शुरू करें। नल वंश के राजाओं एवं उनके राज्य विस्तार के संबंध में अद्यावधि जानकारी अत्यल्प है। इसका एक कारण यह है कि इस वंश के शिलालेख कम मिलते हैं। यदि आप लोगों ने BA फर्स्ट ईयर इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र के पिछले क्वेश्चंस के उत्तर नहीं लिखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर उन उत्तरों को अवश्य लिखें। ये लास्ट उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपका इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक लिखा। और दूसरे राजवंशों के लेखों में जो कुछ भी उल्लेख मिलता है वह अत्यंत ही संक्षिप्त है। आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, लाइक जरूर करें यदि आप पाना चाहते हैं अन्य प्रश्नों के उत्तर। तो क्या यार, एक तो वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग सब्सक्राइब करने में तो कंजूसी हो ही रहा है, लाइक में और भी कंजूसी। आधा है नहीं लोगों का। चलो कोई बात नहीं, लाइक कर दिया करो भाई थोड़ा। कुल मिलाकर 5 उत्कृष्ट लेख और थोड़े से सोने के सिक्कों के आधार पर ही नलवंश की क्रमागतिता का किंचित अनुमान लगाया जा सकता है। इन 5 लेखों में तो उड़ीसा, केसरी नेर एवं पांड्य पाथर, ये ब्रैकेट में है, में एक अमरावती सिद्धपुर, एक पौनागढ़ जो जयपुर राज्य में, तथा एक रांची मध्य प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं। अन्य अभिलेखों में समुद्रगुप्त का प्रयाग, प्रशस्ति, प्रभावती गुप्त का रिद्धिपुर, ताम्रपत्र चाकुल्य राज, पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख एवं पल्लवमल नंदीवर्धन का उद्येंदिरम ताम्रपत्र से नलों से संबंधित जानकारी मिलती है। नलों, नल वंश वाला नल है ये। अभिलेखों में बहुत सा उल्लिखित नलवंश प्रसूता, नलवंशोद्भव, ख्यातो, नेपोलन प्रभृति उल्लेखों से विदित होता है कि ये नलवंशी राजा अपना संबंध पौराणिक नल से स्थापित करते हैं, परंतु अन्य किसी प्रमाण के अभाव में पौराणिक नल दक्षिण कौशल के नलवंशी राजाओं की क्रमानुगतिता स्थापित कर पाना संभव नहीं है। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस क्षेत्र में प्रथम राजा बरहराज 400 से लेकर 440 ईस्वी बरहराज हुए, जिनकी 29 स्वर्ण मुद्राएं एरेंगा निधि में मिली है। बरहराज का उत्तराधिकारी भवदत्त ने बस्तर तथा कौशल क्षेत्र में वाकाटकों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार
नागपुर तथा बरार तक कर लिया था। परंतु वाकाटकों द्वारा पुनः शक्ति प्राप्त कर लेने पर नागपुर तथा विदर्भ का क्षेत्र उनके हाथों से छीन लिया गया, किंतु वह बस्तर तथा दक्षिण कौशल पर बराबर राज्य करता रहा। भौदत्त के दो पुत्र थे, अर्थपति भट्टकारक और स्कंद वर्मा। भौदत्त के पश्चात उसका पुत्र अर्थपति राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। भट्टारक पद युवराजत्व का घोतक था, द्योतक, जिससे उसके ज्येष्ठ पुत्र होने का संकेत मिलता है। अर्थपति के केसरी बेड़ ताम्रपत्र से विदित होता है कि अर्थपति नलों की प्राचीन राजधानी पुष्करी में वापस आ गया। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने और अपलोड करने में हमें काफ़ी समय देना पड़ता है। वाकाटकों ने न केवल अपने साम्राज्य के खोए हुए भाग पर पुनः अधिकार कर लिया, अपितु नलों की राजधानी पुष्करी को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार अर्थपति का शासनकाल अत्यंत सीमित अवधि का था। इस अवधि को हीरालाल शुक्ल ने 460 से 475 ईस्वी के मध्य में निरूपित किया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सरगुजा गेमिंग यूट्यूब चैनल, जो इस वर्ष आपको प्रश्नों के उत्तर अपलोड करा रही है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले प्रश्नों के उत्तर यदि आप लोग नहीं लिखा है तो पिछले वीडियो में जाकर लिखें। अपने पिता की भांति अर्थपति ने सोने के सिक्के भी चलाए थे। एडिंगा निधि में अर्थपति के 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अर्थपति के बाद उसके अनुज स्कंद वर्मा ने राज्य संभाला। अनुज यानी छोटा भाई। तो अर्थपति के बाद उसके अनुज स्कंद वर्मा ने राज्य संभाला। स्कंद वर्मा ने पोड़ागढ़ शिलालेख से विदित होता है कि उसने नष्ट भ्रष्ट पुष्करी को पुनः आवासित किया। स्कंद वर्मा के पश्चात नल राजाओं के संबंध में प्रामाणिक जानकारियां नहीं मिलती। संभवतः इस दीर्घावधि में नल श्री विहीन होकर अपने ही राज्य में गंगा के मंडलिक बने रहे। इसी समावधि में पूर्वी चालुक्य राजा की कीर्तिवर्धन प्रथम 567 से 597 कीर्तिवर्धन प्रथम ने नलों पर आक्रमण किया था। कालांतर में शक्ति अर्जित कर नल राजा दक्षिण कौशल के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थानांतरित हो गए। रायपुर जिले के राजिम से प्राप्त प्रस्ताभिलेख से नलवंशी राजा 3 राजाओं का विज्ञान हो रहा है: पृथ्वीराज, विरूपराज और विलासतुंग। विलासतुंग विष्णु का उपासक, जिसने राजिम में भगवान विष्णु के उच्च स्थान का निर्माण कराया था। यह वर्तमान राजीव लोचन मंदिर के नाम से विख्यात है। पुरालिपि प्रमाणों के आधार पर विशालतुंग की राज्यावधि 700 से
740 ईस्वी के मध्य रखी जा सकती है। पल्लव मल्ल नंदीवर्धन के उदयेंदिरम दानपत्र से ज्ञात हो रहा है कि विलासतुंग के पश्चात पृथ्वी व्याघ्र नामक निषद राज नल ने उत्तराधिकार प्राप्त किया। पृथ्वी व्याघ्र के शासन के 150 वर्ष पश्चात एक नलवंशी राजा भीमसेन का पता चलता है, जिसने गंजाम कोरापुट क्षेत्र में एक ताम्रपत्र भी प्रसारित किया था। वह सेव था क्योंकि अपनी समृद्धि का श्रेय शिव को देता था। पुरालिपि दृष्टि से यह अभिलेख 1920 ईस्वी का माना गया है, अतः भीमसेन का राज्य 900-925 ईस्वी तक माना जा सकता है। भीमसेन के पश्चात प्रतापी नलवंशी राजाओं के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इस समय तक नल श्रीहीन हो चुके थे। संभवतः दंडकारण्य में नाग एवं सोमवंशी राजाओं ने स्थान ले लिया था। इस प्रकार नल राज्य का विस्तार संकुचन समयानुसार होता रहा और अंततः 12वीं सदी में पूर्णतः हास हो गया, यानी समाप्त हो गया। अट्ठाईस तारीख को इंग्लिश के प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। इस प्रकार नल राज्य का विस्तार संकुचन समय अनुसार होता रहा और अंततः 12वीं सदी ईस्वी में पूर्णतः इसका हास हो गया। नल वंशियों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दृष्टि से विकास हुआ। मंदिर एवं स्थापत्य कला को विकसित किया गया। आर्यावर्त की संस्कृति के विकास के साथ ही आर्थिक उन्नति हुई। दक्षिण कोसल का दक्षिण भाग एवं दंडकारण्य तथा पश्चिमी उत्कल क्षेत्र इनके प्रशासन से सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो ये खत्म होता है नल वंश क्वेश्चन नंबर 5 में। हम पुनः देख लेते हैं, क्योंकि निबंध लिखना था हमें 2 टॉपिक पे, तो 2 टॉपिकों पर प्रश्न तो स्लाइड करके चले जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 अधोलिखित पर निबंध लिखिए। नलवंश। अब हम लिखेंगे छिदक नागवंश, इस पर भी निबंध लिखना है। तो भाई नाग युग में अर्थात 10वीं से 14वीं सदी के बीच वर्तमान बस्तर अंचल का अधिकांश भाग चक्रकूट के नाम से जाना जाता था। चक्रकूट के छिंदक नाग नृपति सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुस वाला अभिलेख से चक्रकूट राज्य की सीमा का पता चलता है। चक्रकूट के दक्षिण वाला भाग गोदावरी नदी प्रयथा, पूर्व में सबरी, तिलेरू नदी और पूर्वी घाट पर्वतमाला इसकी सीमा थी। उत्तर में केशकाल की पर्वतमाला, पश्चिम में प्राणहिता नदी चक्रकूट की सीमा निर्धारण करती थी। इस राज्य का विस्तार लगभग संपूर्ण इंद्रावती घाट में था। इसकी राजधानी भोगावती थी।
बीए फर्स्ट ईयर अनेक प्रश्नों के उत्तर के लिए आप सरगुजा गेमिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हमने हिंदी का क्वेश्चन अपलोड किया था, आज इतिहास का अपलोड कर रहे हैं। कल सोशोलॉजी का अपलोड होगा और परसों इंग्लिश का। चक्रकूट के नागवंशी नृत्यों के अभिलेखों से उन्हें छिंदक कुल कहा गया है। इनकी पदवी छिंद कुल कमल भास्कर छिंदक कुल तिलक का उल्लेख मिलता है। विभिन्न नागवंशों से अलग पहचान हेतु इन्हें छिंदक नाग कहना युक्ति संगत होगा। कल हमने हिंदी का क्वेश्चन अपलोड किया था, जिसके लिए हमें रात भर जागना पड़ा था। हम कल 3:30-4 बजे तक क्वेश्चन अपलोड करते रहे। चलिए ठीक है, नीचे आ जाते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम नृपति भूषण का उल्लेख एर्राकोड से प्राप्त शक संवत 945 अर्थात 1023 ईस्वी के एक तेलुगु शिलालेख में मिलता है। इसके राजत्व काल के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके उत्तराधिकारी धारावर्ष जयदेव भूषण का बारसूर से एक शक संवत 983 का एक शिलालेख प्राप्त है, जिसमें उल्लिखित है कि उसके सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में एक तालाब का उत्खनन करवाया था तथा एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। जिन दोनों धारावर्ष चक्रकूट पर शासन कर रहा था, उस समय आसपास अत्यंत राजनैतिक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी। कांजीवरम के चोल, कल्याणी के चालुक्य, बेगी पूर्वी के चालुक्य, धार के परमार तथा कलिंग के गंग और मूंज आपस में सत्ता संघर्ष एवं नए नए राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरणों में व्यस्त थे। चक्रकूट भी इन सबसे प्रभावित था। अपने समय में इतिहास के धारावर्ष एक महत्वपूर्ण शासक था। उसकी मृत्यु के बाद उसके दो संबंधी मथुरातक देव तथा सोमेश्वर देव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ समय के लिए मथुरांतक देव धारावर्ष के बाद शासक बना तथा उसका जगदेव भूषण धारावर्ष से क्या संबंध था विदित नहीं है। उसका एक ताम्रपत्र लेख राजपुर से प्राप्त हुआ, राजपुर से प्राप्त हुआ, जिसमें भ्रमरकोट्टै मंडल स्थित राजपुर ग्राम के दान का उल्लेख है। यह भ्रमरकोट्टै मंडल या तो चक्रकोट्टै मंडल का द्वितीय नाम हो सकता है अथवा उसी के अंतर्गत एक विशिष्ट भूभाग। चूंकि मथुरांतक देव का शासनकाल अल्पकालीन था, अतः धारावर्ष जगदेव भूषण के बेटे सोमेश्वर ने मथुरातक से अपना पैतृक राज्य प्राप्त किया। ये क्वेश्चन 15 नंबर का है, इसलिए आप अच्छे से लिखेंगे। सोमेश्वर देव एक महान योद्धा, विजेता और पराक्रमी नरेश था। उसने बस्तर क्षेत्र के अतिरिक्त बेंगी, पदपट्टन, वज्र आदि क्षेत्रों को विजित किया, यानी जीत लिया। दक्षिण कौशल में 6,96,000 ग्रामों पर इसके द्वारा अधिपत्य कर लिया गया था। किंतु शीघ्र ही उसे कलचुरी राजा जल्लाल देव प्रथम ने पराजित कर दिया। तथा उसकी राजमहिषी एवं मंत्री को बंदी बना लिया।
किंतु बाद में उसकी माता की प्रार्थना पर उसे मुक्त कर दिया। सोमेश्वर देव के काल के अभिलेख 1069 से 1089 के मध्य प्राप्त हुए हैं। उसकी मृत्यु 1089 के मध्य हुआ है। उसकी मृत्यु 1089 से 1111 ईस्वी के मध्य हुई होगी, क्योंकि नारायण पाल से प्राप्त सोमेश्वर की माता गुंड महादेवी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि सन 1111 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र कन्हर राजा था। इसके अतिरिक्त कुरुसपाल अभिलेख एवं राजपुर ताम्राभिलेख से भी कन्हर देव के शासन का उल्लेख मिलता है। इसे एक विस्तृत राज्य अपने पिता सोमेश्वर देव से विरासत में प्राप्त हुई थी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। यूट्यूब चैनल सरगुजा गेमिंग को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कन्हर के पश्चात संवतः राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय नामक राजा हुआ। उसकी सभी गंग महादेवी का एक शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है, जिसमें शक संख या 1130 उल्लिखित है। इस प्रकार वह सोमेश्वर देव तृतीय माना जा सकता है। सोमेश्वर देव द्वितीय के पश्चात जगदेव भूषण नरसिंह देव के शक संख्या 1146, जतनपाल से शिलालेख तथा शक संख्या 1147 के स्तंभ लेख मिलते हैं। भैरमगढ़ के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह माणिक्य देवी का भक्त था। माणिक्य देवी का समीकरण दंतेवाड़ा की प्रसिद्ध दंतेश्वर से किया जा सकता है। जगदेव भूषण नरसिंह देव के पश्चात छिंदक नागवंश का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। सुनार पाल के एक तिथि विहीन शिलालेख से जयसिंह देव नामक राजा का उल्लेख मिलता है। अंतिम लेख टेमरा से प्राप्त एक सती स्मारक लेख संख्या 1246 है, जिसमें हरिश्चंद्र नामक चक्रकोट के राजा का उल्लेख है। यह नागवंशी राजा प्रतीत होता है। बस्तर के प्रचलित किंवदंती के अनुसार यहाँ के नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित करके प्रचलित किंवदंती के अनुसार यहाँ के नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित करके वारंगल के चालुक्यों ने अपना प्रभाव चित्रकूट पर स्थापित कर लिया। भाई अब तो लाइक कर दो, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ना मैं, लाइक जरूरी है भाई। इस काकतीय राजा अन्नम देव ने सबसे पहले दक्षिण बस्तर पर विजय प्राप्त किया और बाद में इंद्रावती नदी के उत्तर के क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया। अन्नम देव ने 1313 से 1325 के मध्य दक्षिण बस्तर पर अपने प्रभाव की स्थापना की और इंद्रावती के उत्तरी क्षेत्र को जीतकर मंधाता में अपनी राजधानी स्थापित की। इसके बाद 1324 ईस्वी तक अंतिम छिंदक नाग नरेश हरिश्चंद्र का शासन चक्रकोट पर था। इसके पश्चात नागवंश से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नागवंशी शासन के पश्चात इस अंचल में काकतीय वंश का आधिपत्य हो गया। नागवंश के शासनांतर्गत बस्तर क्षेत्र का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ। यद्यपि उन्हें दक्षिण में आंध्र की ओर से और उत्तर में रतनपुर राज्य के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पूर्व में उत्कल के शासकों का दबाव बना रहता था। फिर भी नाग युगीन बस्तर का सर्वांगीण विकास होता रहा। सल्तनत काल में वारंगल पर दिल्ली की राजनीतिक दबाव के कारण काकतीयों को बस्तर की ओर एक सुरक्षित स्थल के रूप में बढ़ना पड़ा, क्योंकि उनके पास सुसज्जित सेना एवं धन बल था।
अतः वे बस्तर क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए और सदियों से विकसित नल नागयोगीन बस्तर की राजनीति इनसे प्रभावित हुई। नागवंशी शासन उत्तर की ओर रतनपुर के कलचुरियों के कारण ही नागवंशी शासन उत्तर की ओर रतनपुर के कलचुरियों के कारण नहीं बढ़ सके, अतः उनका पराभव परिस्थिति बस स्वाभाविक हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट ईयर इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र खत्म होता है। इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें, लाइक और शेयर जरूर करें।